नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बीजेपी के विधायकों में जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, उससे उत्तराखंड बीजेपी में खलबली मच चुकी है। वोटिंग होने के बाद बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गैतोड़ी और हरभजन सीमा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर जो आरोप लगाए, उससे पार्टी असहज स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अब बीजेपी के एक और विधायक ने चुनाव में भीतरघात का मुद्दा उठाया। यमुनोत्री से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले केदार सिंह रावत ने चुनाव में जीत का दावा किया था। अब उनका कहना है कि भीतरघात से जीत के अंतर में कमी आएगी। पहले लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर अपने चुनाव में हार की साजिश रचने का आरोप लगाया था। विधायकों के लिए आरोप के बाद उत्तराखंड बीजेपी में हलचल है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक आलाकमान अब इस पर नजर बनाए हुए है और लगातार कोशिश यही है कि अब इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। लेकिन अब जब लगातार बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, तो फिर सवाल यह है कि चुनावी परिणाम में आखिर क्या होगा, और नतीजों के आने से पहले ही अगर यह शोर होने लग रहा है तो इसके मायने क्या है, यह जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव में जनता का तो भारी उत्साह था और विशेषकर हमारे विधानसभा में तो जो है काफ़ी अच्छा प्रतिशत जो है मतों का रहा है। तो जनता में उत्साह था और मोदी जी के प्रति भी बुजुर्गों का, महिलाओं का रुझान था। लेकिन मेरी विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर संगठन के ही कुछ पदाधिकारियों ने, जो कि पदों पे बैठे हैं, उन्होंने भीतरघात किया है, वरना अंतर ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कड़े संघर्ष के बाद भी थोड़ा बहुत अंतर से सीट भारतीय जनता पार्टी निकाली है। तो यहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बातों को सुना है, और जो प्रत्याशी है, न सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी कुछ और प्रत्याशियों की कुछ ऐसी ही शिकायतें देखने को मिली हैं। कहा तो यह जा रहा है कि लड़ाई किसी और से नहीं, किसी दूसरे राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर ही बैठे हुए कुछ ऐसे पदाधिकारियों के अब सामने आकर के लड़ी जा रही थी, जो कि भीतरघात की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस भीतरघात का असर कितना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी योद्धा मैदान में उतरे हुए थे उनके ऊपर कितना होता है, ये फिलहाल नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इस अंतर को लेकर के जो आपने बातें सुनी है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, उनकी तरफ से यहां पर ये कहा जा रहा है कि जीत का अंतर पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। लेकिन ये मुकाबला जो है वो पार्टी के भीतर के कुछ पदाधिकारियों के साथ आप सामने आ रहा था, और ऐसा न सिर्फ एक सीट पर हो रहा है बल्कि कई और सीटों पर भी हो रहा है। जरा यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो भीतरघात का जो मामला है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, क्या और भी जगह हैं जहां पर ऐसे ही भीतरघात को लेकर के प्रत्याशियों के मन में सवाल है, और उनके सामने भी ऐसा ही हुआ, जो कि एक प्रत्याशी या एक नेता जो कि आपने टीवी स्क्रीन पर जिनका बयान सुना, क्या ऐसा ही बाकी नेताओं के साथ भी हुआ है? और इस भीतरघात का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्यों आखिर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को आप पीछे खींचने के लिए, पीछे धकेलने की कोशिश आखिर क्यों की गई? मदन कौशिक पर यह बड़ा आरोप लगाया जाता है। केदार सिंह रावत ने भी भीतरघात का यह मुद्दा उठाया है। आप ना सिर्फ इन भाजपा के नेताओं के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, बल्कि कुछ और नेता भी हैं जो कि लगातार भीतरघात के इस मुद्दे को लगातार तूल दे रहे हैं और मुद्दा आगे बढ़ा भी रहे हैं, बता रहे हैं आला कमान तक भी। और चलिए जरा बिना समय गवाए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता उमा सिसोदिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे साथ राजीव महर्षि कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विनय गोयल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी, बहुत स्वागत है। और शुरुआत विनय गोयल जी आपके साथ ही कर रहा हूं। ये भीतरघात का जो मामला सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी चुनावी योद्धा मैदान में उतरे हुए थे, दूसरे राजनीतिक दल से उतनी ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपनी ही पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि जीत का अंतर पहले जो बन रहा था वो कम हो सकता है। देखिए, ये जो लोकतंत्र का महोत्सव है चुनाव, और इस चुनाव में बहुत सारी चीजें देखने को आती हैं। ये जैसे आपने देखा होगा, जब तक टिकटों का वितरण नहीं होता तब तक कुछ और विषय रहते हैं, टिकट वितरण के बाद कुछ और विषय बनते हैं, और जब चुनाव परिणाम के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जैसे आज कल से लेकर 10 मार्च तक का समय है, तो
उस समय अलग अलग चर्चाएं होती हैं, अलग अलग लोग संभावनाएं, अलग अलग आशंकाएं और अपने जो आशंकाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चर्चाएं अगर उचित फोरम पर हो तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पब्लिक फोरम में हम इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं तो निश्चित रूप से सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उसका एक निश्चित आधार है हमारे पास। लेकिन जिस प्रकार से कुछ चर्चाएं आई हैं तो उससे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि जो हमारे संबंधित प्रत्याशी है उन्हें बचना चाहिए और जो भी अगर कोई विषय इस प्रकार का हो तो उसे उचित प्लेटफॉर्म पे उचित व्यक्ति के सामने रखना चाहिए। केदार सिंह रावत वो भी यही सवाल उठा रहे हैं, भीतर खात को लेकर के उनके मन में भी आशंका है। वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मेरे आप इलाके के अंदर कुछ ऐसे पार्टी पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस तरीके से काम किया। तो ये तो परेशानियां हैं ना सर, और ये आप कह रहे हैं कि ये तो जीत की तरफ है, लेकिन इस जीत के अंतर को अगर ये कहीं बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली अगर स्थिति आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो आपके लिए। नहीं, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ आशंकाएं हैं, अनुमान हैं और अभी चुनाव परिणाम आने हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि जो मैं आशंकाएं समझ रहा हूं वो सही हूं, एक अनुमान है। क्योंकि सामान्यतः क्या रहता है कि अच्छा सर, एक चीज तो बता दीजिए, ये तो बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो बार बार ये भीतर खात की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई सच्चाई है। ये सिर्फ आशंकाएं। तो फिर क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? नहीं, उनको लगता होगा, उनका अपना अनुभव, उन्हें ऐसा लगता होगा कि उनका जो उन्होंने महसूस किया होगा वो अपनी बात ढंग से कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के नहीं, उनको भी तो लगा होगा ना सर, उन्होंने देखा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल रहे हैं, एक नहीं कई लोग बोल रहे हैं। नहीं, अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक किसी के खिलाफ कोई तथ्य है तो उसे उचित व्यक्ति के सामने रखना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होती है फिर। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। हमारे साथ राजीव महर्षि भी कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस भीतर खात के हमले को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी ही अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए मैं वापस लौटता हूं राजीव जी आपके पास, लेकिन उमा सिसोदिया हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। उमा जी, क्या नजर आता है इसमें आपको? देखिए, कहीं ना कहीं कोई एक प्रत्याशी बोले समझ में आता है, दो बोले समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो नित नए प्रत्याशी बोल रहे हैं, चाहे वो चीमा जी हो, गैतोड़ी जी हो, सविता कपूर जी हो, संजय गुप्ता जी हो, और भी तमाम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ भीतर घात हुई है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है। एक प्रत्याशी जो पूरी जी जान से चुनाव लड़ता है, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसके साथ ही लोग, संगठन के दूसरे लोग अगर कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ गड़बड़ियां करते हैं तो प्रत्याशी के ऊपर बहुत गहरा असर इस बात का पड़ता है और पार्टी के ऊपर भी गहरा असर पड़ता है, और भीतर घात को आसानी से माफ कर देने वाला वाकया नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ बीजेपी इस पर कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि बीजेपी अपने आप को अनुशासन प्रिय पार्टी कहती है और उन्होंने उनको नोटिस भी जारी किया है और उनको बुलाया भी है। संजय गुप्ता जी तो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे मदन कौशिक जी के ऊपर जवाब देने के बाद। वो ठीक है, पार्टी के संगठन का मैटर है, पार्टी इस पर जरूर संज्ञान लेगी बीजेपी। लेकिन आप ये समझिए कि लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा ये खतरा है कि पार्टी किसी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाती है, आप उसको जिताने की बजाय आप अपोजिशन के दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनको जिताने का प्रयास करते हैं, यानी कि आपकी विचारधारा तो कहीं है ही अच्छा, नहीं। अपोजिशन के साथ मिलकर के अगर ये चल रहा है तो इसमें कौन अपोजिशन में कौन है? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, किसको आप दिख रहे हैं? देखिए, जिसको भी भीतर घात उन्होंने बोला है, अगर आप सविता कपूर जी से जाके जरूर इस बारे में पूछे कि उनको किसका लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के लोगों की हेल्प करी है उन्होंने या कांग्रेस के लोगों की हेल्प करी है। कहीं ना कहीं तो या वो न्यूट्रल होकर बैठे हैं,
ऐसा नहीं हो सकता हो, ऐसा भी हो सकता है कि भी दूसरे लोगों से ना मिले हो लेकिन काम ही ना किया हो पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ये गंभीर मसला है, बड़ा मसला है और बीजेपी को उस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी भीतरघात की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का डर सता रहा है। हाँ। उनको लगता है कि कहीं हम हार जाएंगे, हारने से पहले ही वो भीतरघात के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल को जब हार जाए और क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले से ही ग्राउंड बना के चलो कि हो सकता है भाई हम लोग कल हार जाए, तो हम तो पहले कह रहे थे हमारे साथ भीतरघात हो गई। तो ये दोनों ही मसले हैं, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को अपनी हार का डर भी है और ठीक उस है। हार के डर से बचने के लिए ये पहले ही हार बहाने की डर बनाने का की ढाल है। राजीव मैशी जी को जरा मैं जोड़ लेता हूं। राजीव जी, ये हार की डर का ढाल बनाया जा रहा है या फिर भीतरघात का असल मायने में मुद्दा है? और उमा जी तो ये कह रही हैं कि इसमें तो विपक्षी खेमे के लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और जब जहाज डूबता है तो उसमें उथल पुथल होती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को समझ में आ चुका है कि अब ये सत्ता में लौट के नहीं आ रहे हैं। सुनिए, ये सत्ता में लौट के नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो ये हताशा है, ये जो परेशानी है, जो बेचैनी है, ये स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जो 2022 का है, इसमें कहीं विजय नहीं होने वाली है। ये इन्होंने एक प्रोपोगेंडा करा हुआ है। इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली तलब किए जाते हैं। ऐसे समय पर ये जो विद्रोह इनकी पार्टी के भीतर चल रहा है, ये जो भीतरघात की बातें आ रही हैं, 4 लोग स्पष्ट रूप से जो है अपना बयान दे चुके हैं ये इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं को। तो आज आप लगा लीजिए कि अंजाम क्या होगा। अंजाम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी हताशा में, इनके जो नेता हैं, तमाम नेता परेशान हैं। उन्हें लगता है कि लेकिन इस परेशानी से फायदा तो आपको भी मिलेगा ना सर? आपको नजर आता है इसका जो फायदा है वो दूसरे राजनीतिक दलों को मिलेगा। इसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को ही फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ ये अपनी लड़ाई मानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ अपनी लड़ाई मानती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। उमा सिसोदिया कह रही हैं कि कुछ विरोधी दलों के इसमें नेता भी हो सकते हैं जो बीजेपी के पदाधिकारियों को कह करके ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस है इसमें? नहीं, हाँ। मेरा कहने का मतलब नहीं है। आप कांग्रेस इन बातों में नहीं पड़ती है। कांग्रेस इन बातों में नहीं पड़ती है। हटाने में जुड़े हुए तो आप विपक्षियों के ऊपर हाथ मत रखिए, विपक्षियों को मत कहिए। कांग्रेस इन सब चक्करों में नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस इन चक्करों में नहीं पड़ती है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी, हाँ देखिए सुनिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ी है। कांग्रेस पार्टी एक विकास की सोच लेके चुनाव लड़ी है। प्रहलाद जोशी से जब पूछा गया, प्रहलाद जोशी जी से कि 5 अचीवमेंट्स बताइए, वो 5 अचीवमेंट्स नहीं बता पाए भारतीय जनता पार्टी के इनके प्रभारी। तो इसका आप क्या मतलब समझते हैं? चलिए ठीक है, ये अचीवमेंट्स नहीं बता पाते हैं, इनका भीतरघात है। ठीक है। विनय जी को जरा मैं शामिल कर लेता हूँ। विनय जी जरा जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है और इसी वजह से उथल पुथल हो रही है ये। देखिए, मुझे जो डूब चुके हैं वो हमें डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं। जो खुद 11 सीटों पर रह गए थे और जिनका कुल 33% का वोट शेयर मुश्किल से बचा है, वो हमें, जिनका 46.5% वोट शेयर पिछले चुनाव में था और 57% शेयर 2 साल पहले लोकसभा के चुनाव में था, उससे डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं। मुझे लगता है जरा थोड़े से अगर मेरे राजीव भाई कुछ आगे देख लेते तो शायद उन्हें गलतफहमी ना होती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी तो चुनाव के परिणाम आने हैं ना, अभी चुनाव के परिणाम आए नहीं और कांग्रेस में आपस में फिर कुटुंबल शुरू हो गया। जिस पार्टी के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को उसकी सीट से चुनाव लड़ने ना दिया हो, उन्हीं के चेले ने, तो सिर्फ कुटुंबल कहाँ है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। जिस पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की सीट पर जिनकी पार्टी की पहले घोषित प्रत्याशी जो ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर हुई थी, वो उनके सामने विद्रोही प्रत्याशी के रूप में सामने डट के खड़ी हो गई हो, और उस पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को डूबता हुआ जहाज बताए, तो मुझे लगता है अपने खेल बाहर में झांक कर देखने की जरूरत है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विनय गोयल जी सुनिए ना, एक सवाल का जवाब तो दीजिए सर। ये कारण क्या है कि जो पार्टी के प्रत्याशी हैं
वो अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर जब सवाल उठा देते हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने आकर के नहीं बल्कि पार्टी फोरम पर जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी के भीतर की बातें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, यानी कि पार्टी के भीतर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, या तो ये बात है? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको हाँ। कि ये कांग्रेस में भी हो रहा है, बीजेपी में भी कुछ लोग कर रहे हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से हरीश रावत जी कह रहे हैं कि साहब या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा, ये क्या है? और प्रीतम सिंह जी कुछ और कह रहे हैं, हाँ। वो कुछ और कह रहे हैं। रणजीत अच्छा रावत चलिए, जी ठीक कुछ है, और कह रहे ठीक है, मैं जरा राजीव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद उमा जी आता हूं आपके पास। राजीव जी, ये सुरफटव्वल तो कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है, तो ये आरोप लगा रहे हैं। कोई सिरपटम्बल नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं की तरह ये नहीं कह रहा कि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव हराने का प्रयास किया। क्या किसी कांग्रेस के प्रत्याशी ने अभी तक ये कहा? क्या किसी कांग्रेस के प्रत्याशी को या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को दिल्ली तलब किया गया हाईकमान द्वारा? ये तमाम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा और सारी चीजें स्पष्ट है। यदि भारतीय जनता पार्टी फिर भी ये कहती है कि हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो एक चेहरा वो है जो अपने आप को सीएम के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जीत हमारी होने जा रही है और जब जीतते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन उसके बाद इस बयान से यूटर्न ले लेते हैं वो। कोई यूटर्न नहीं। आज भी उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया है कि उन्होंने आज भी कहा है कि मुख्यमंत्री हाईकमान, वही तो बात है ना। पहले तो वो कह रहे थे कि मेरा ये, हाँ, या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। सुनिए, उन्होंने गीत के बोल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, हाईकमान जिसको चाहेगी, पहले जनता का मन तो भा लीजिए सर। हाईकमान जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता का मन भाना बड़ा जरूरी है, आला कमान तो बाद में फैसला लेगा। खैर ठीक है, उमा जी को जरा जल्दी से जोड़ा। उमा जी जल्दी से रिएक्शन। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता की महर्षि जी की इस बात पे बड़ी हंसी आई कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। ये बात वो कह रहे हैं जिनके 2 दहाई के अंक तक बमुश्किल 17 में पहुंचे और इस बार आम आदमी पार्टी उनको पहुंचने नहीं देगी दहाई के अंक तक। आपके 114 सांसद एक जमाने में हुआ करते थे राजीव जी का टाइम, अब आप दिल्ली जी आपके 44 सांसद आम आदमी पार्टी तो चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है सर। इस बार आम आदमी पार्टी उमा जी आम आदमी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन चुनाव के बाद से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, भीतर खाद को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल यह है कि पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है और जिनके द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।